हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज जो है हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और पॉलिटी में सबसे पहला टॉपिक जो देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए आज की जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है। पॉलिटी की जो है पहली क्लास है। पॉलिटी की जो है ये पहली क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में देख रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट। पॉलिटी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ठीक है। आज हम जो देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक आता है पार्ट 5 में आता है, यानी भाग 5 में, ठीक है। जो भाग 5 है उसमें आता है। और अनुच्छेद जो यानी आर्टिकल, ठीक है। अनुच्छेद 52 से 78 तक, ठीक है। 52 से 78 तक क्या है, क्या कवर करता है? संघ की कार्यपालिका, ठीक है। संघ की कार्यपालिका, क्लियर। इसमें क्या क्या आता है? संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है? सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति पहले। दूसरा कौन आता है? वाइस प्रेसिडेंट, क्लियर। फिर तीसरा कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। और फोर्थ कौन आता है? फोर्थ आता है अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायाधीश जो होते हैं, भारत के महान्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी जो होते हैं, इन चारों से मिलकर जो है हमारी संघ की कार्यपालिका बनती है। और संघ की कार्यपालिका जो है भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक इसको देखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने जो टॉपिक है उस पे। इतना हमने देख लिया संघ की जो कार्यपालिका होती है, संघ यानी सेंट्रल, ठीक है, सेंटर। तो कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। तो हम सबसे पहला जो देखेंगे प्रेसिडेंट, ठीक, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रपति के ऊपर देखते हैं। राष्ट्रपति जो है भारत के प्रमुख होते हैं, भारत राज्य के प्रमुख होते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वह भारत के पहले नागरिक माने जाएंगे, क्लियर। जो फर्स्ट सिटीजन माना जाता है, यानी नागरिक, जो पहला नागरिक माना जाएगा भारत का, वो किसको माना जाएगा? प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को, ठीक है। तो राष्ट्रपति भारत का प्रमुख नागरिक होते हैं, ठीक है, प्रमुख नागरिक होते हैं। वो भारत का प्रथम नागरिक, ठीक है, प्रथम नागरिक होते हैं और ये प्रमुख होते हैं, पूरे भारत का जो है मेन हेड होते हैं, ठीक है। वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और शुद्धता का प्रतीक होते हैं, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना कि एकता और अखंडता और शुद्धता, उसकी राष्ट्रपति को यह माना जाता है कि वह राष्ट्र का, यानी कि पूरे भारत का जो है एक प्रतीक है। किस चीज़ का? एकता का, अखंडता का और शुद्धता का, क्लियर। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकारी होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो हैं सिर्फ एक नाम मात्र के कार्यकारी होते हैं। जो शक्तियाँ होती हैं वो किस में होती हैं? प्रधानमंत्री में होती हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल होता है
उसमें होती है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, राष्ट्रपति जो है सिर्फ केवल नाम मात्र के हैं और मुख्य जो शक्तियां होती हैं, जो पावर होते हैं, पावर किस में है, प्रधानमंत्री में होते हैं, ना कि राष्ट्रपति में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को जो है इलेक्ट कैसे जाता है, कैसे चुना जाता है राष्ट्रपति को, और ये किस में आता है, आर्टिकल 54 में आता है। क्लियर। आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये किस में बताया गया है, 54 में, आर्टिकल 54 में। तो चलिए देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। तो राष्ट्रपति को जो है निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, जैसे कि हम आम जनता अभी हैं, हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए चुनाव नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हम देने जाते हैं, या फिर किसी सांसद होते हैं उनके लिए हम चुनाव देते हैं, तो इस तरह प्रेसिडेंट के लिए हम चुनाव नहीं कर सकते, यानी कि आम जनता है वह राष्ट्रपति को नहीं चुन सकती। कैसे चुन सकती है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। एक निर्वाचन मंडल होता है, उसके सदस्य वो लोग वोट करते हैं निर्वाचन मंडल के, उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब ये निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन हैं उसको भी देख लेते हैं। तो इनमें निम्न लोग शामिल होते हैं, कौन कौन से, संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है। संसद में कितने सभा हैं, दो हैं, दो सभाएं हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, संसद के दोनों सदनों, यानी कि दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। यहाँ पे निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है, निर्वाचित या मनोनीत कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, यानी कि जो इलेक्टेड, निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड सदस्य, क्लियर। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, उनके द्वारा चुना जाता है। साथ ही साथ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राज्यसभा यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, स्टेट लेजिस्लेचर, क्लियर। राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं। यहाँ पे राज्य विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे विधान परिषद बोल देता है तो वह गलत हो जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, असेंबली, यहाँ पे काउंसिल नहीं है, काउंसिल अगर बोल देता है तो गलत है। तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और राज्यसभा के जो है निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं, ठीक है, विधान परिषद के नहीं बल्कि विधानसभा के जो निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके द्वारा चुनाव किया जाता है। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हुआ, पौंडीचेरी हुआ, इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इन सब के द्वारा जो है राष्ट्रपति को चुना जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देख लेते हैं कि इस प्रकार कैसे उनको सिलेक्शन किया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य हमने देख लिया, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके द्वारा, और विधानसभा के यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसके जो मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनके द्वारा इनका चयन किया जाता है। और साथ ही साथ जो विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य, ठीक है, ये जो होते हैं इनके द्वारा नहीं किया जाता है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत, इनके द्वारा जो है नहीं किया जाता है।
दिल्ली तथा पौंडीचेरी के जो सदस्य होते हैं नॉमिनेटेड, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और उसके आगे देख लेते हैं, स्टार लगा के देखिए कि जब कोई सभा, कोई असेंबली चल रही होती है, कोई असेंबली चल रही है, सभा विघटित हो जाती है, विवादित हो गई है या फिर विघटित हो गई है, तो उसके सदस्य, उसके जो सदस्य होते हैं उसके निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक पत्र दिया जाता है, मत पत्र दिया जाता है मतदाता को मतदान करने के लिए, यानी कि जो मेंबर है, एक मेंबर है, सिर्फ उसको एक मत पत्र दिया जाएगा। ठीक है, उसमें वो क्या करता है, अपनी राय वरीयता के साथ देता है, यानी कि नंबर्स अकॉर्डिंग नंबर देता है, 1 2 3 4 आदि इस तरह अंकित कर देता है। जैसे अगर मान लीजिए 3 कोई मेंबर हैं, 3 मेंबर प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो अगर मुझे दिया गया एक स्लिप दी गई, ठीक है, उनका ये नाम हो गया, ये नाम और ये नंबर, इस साइड उनका नाम हो गया चारों का। ठीक है, और यहाँ पे मुझे नंबर देना है, तो मैं नंबर कैसे दूंगा, जैसे मान लीजिए ये पहला नंबर का हो गया, ये दूसरा प्रेसिडेंट हो गया, तीसरा, ये चौथा। तो मैं अगर चाहता हूँ कि सबसे नंबर पे तीसरे को दिया जाए, मैं मानता हूँ कि नंबर 1 जो है वरीयता किसको दूं, तीसरे को, तो यहाँ पे मैं अपना नंबर 1 डाल दूंगा, और दूसरा किसको बनाना है, ये। ठीक है, तो ऐसे अपना हम नंबर देते हैं। क्लियर, आदि अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकते हैं जितने उम्मीदवार होते हैं, यानी कि हम कितना अपना नंबर दे सकते हैं जितने मेंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्शन के लिए मेंबर खड़े होते हैं उतना ही नंबर दे सकते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन सी आधार पे, जब निर्वाचन मंडल अपूर्ण हो, यानी कि निर्वाचन मंडल में कोई सदस्य नहीं है तो उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति हो जाती है, नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है। कोई व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट बन गया है, लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, ठीक है, यह बोलता है कि यह व्यक्ति जो है प्रेसिडेंट की वैधता को समाप्त कर देता है, प्रेसिडेंट की नियुक्ति को समाप्त कर देता है। तो उस अवस्था में उच्चतम न्यायालय की जो घोषणा की गई है उससे पहले, यानी कि उससे पहले जो उस बंदे ने राष्ट्रपति पद जब संभाल रहा था, उससे पहले जो अपना कार्य पूरा किया है, उसके द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं वह वैध माने जाएंगे, यानी कि प्रभावी रहेंगे। ठीक है, गलत, उसको भी अवैध नहीं किया जा सकता, उसको वैध माना जाएगा। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं, यानी क्वालिफिकेशन। योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन, और ये योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता किसमें दिया गया है, आर्टिकल 58 में। ठीक है, अनुच्छेद 58 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी होनी चाहिए, सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, यह मेन है कि वह भारत का नागरिक हो तभी प्रेसिडेंट बन सकता है। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष की आयु हो या फिर उससे अधिक हो। ठीक है, 35 वर्ष से कम की जो एज वाले हैं उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। फिर साथ ही साथ वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, यानी कि उसके अंदर ये क्षमता हो कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके। फिर वह जो संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में, जो राज्य स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट,
उनमें ये कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए, कोई मंत्री नहीं होना चाहिए या फिर अधिकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए इन द सेंस कि जैसे किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तो वह अपना जो है प्राइवेट कंपनी नहीं चला सकता, प्राइवेट काम नहीं कर सकता, या फिर जैसे दूसरा काम नहीं कर सकता। ठीक है, वह अगर प्रेसिडेंट उसको बनना है तो प्रेसिडेंट बनने के बाद वह कोई और काम या फिर किसी और पद पे नहीं रह सकता। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके नामांकन के लिए उम्मीदवारों के कम से कम 50-50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके पास नामांकन के लिए 50 कम से कम 50 प्रस्तावक और अनुमोदक 50 होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करेगा। ठीक है, 15,000 रुपये उसको भारतीय रिजर्व यानी कि आरबीआई में जमा करना पड़ेगा एज अ जमानत राशि। अगर यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों में अगर 1/3 पाता है, अगर एक पाता है, 6 में से 1 पाता है, तो उसका जो भाग प्राप्त करने वाला होता है, इसका जो 15,000 होते हैं, असमर्थ रहता है और वह राशि वह राशि जो है जब्त की जाती है। यानी कि अगर वह हार गया, अगर 6 में से 1 वोट उसको मिले तो उसकी जो राशि है 15,000 उसको जब्त कर ली जाती है, उसको नहीं मिलती। क्लियर? आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, क्लियर, जो जज होते हैं, उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन गया, अगर जीत गया राष्ट्रपति का वोट और राष्ट्रपति बन रहा है तो उसको शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति होता है तो उसको शपथ लेनी पड़ती है। तो शपथ वो कैसे लेगा? शपथ या तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा। मुख्य न्यायाधीश किसके? सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने शपथ लेनी पड़ेगी। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, कोई कारण वस्तु अगर मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, वरिष्ठ जज जो होते हैं, उनके सामने राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। क्लियर? समझ में आ गया इतना? अब चलते हैं पदावधि यानी कि टेन्योर पीरियड। ठीक है, पदावधि यानी कि कब तक वो राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो पदावधि देखते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने से 5 वर्ष तक रहती है, यानी कि 5 वर्षों तक जो है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना रह सकता है। क्लियर? फिर आगे देखते हैं। हालांकि वह अपनी पदावधि के समय अपना जो टेन्योर है उस समय अगर वह चाहे तो इस्तीफा दे सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि मैं अपना त्यागपत्र दे दूं तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले या फिर उनका जो कार्य है, टेन्योर है, उससे पहले भी उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चला के, महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट के द्वारा भी उनको हटाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, 5 साल तक वह अपने राष्ट्रपति पद पे बने रह सकते हैं। उससे पहले भी
उनको हटाया जा सकता है या फिर वो खुद भी हट सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के बाद वो हटेंगे, 5 वर्ष से पहले मतलब उनका जो टाइम है 5 वर्ष तक रहेंगे, 5 ईयर्स। ठीक है, पहला हो गया कि 5 वर्षों तक उनका टेन्योर है। अगर 5 वर्षों से पहले वो जाना चाहते हैं, अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन वो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं, या फिर उनको इम्पीचमेंट के द्वारा भी हटाया जा सकता है 5 वर्षों से पहले। 5 वर्षों के अंदर जो है उनको इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया से उनको हटाया जा सकता है। अब ये इम्पीचमेंट लगाया कैसे जाता है, महाभियोग कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति पे, वो अभी आगे हम देखेंगे। आगे अगला पॉइंट देखते हैं कि जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी कि राष्ट्रपति का ठीक है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्षों तक कार्यकाल के बाद भी पद पर बने रह सकते हैं। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है अगर उसका टाइम पीरियड जो है कोई राष्ट्रपति है, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि उनका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, उससे अधिक नहीं है। ठीक है, या फिर उससे पहले भी निकाला जा सकता है या फिर इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष हम देख रहे हैं कि 5 वर्ष से अधिक नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई अचानक कोई घटना हो गई जिसके कारण नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो पुराना जो राष्ट्रपति है उसका 5 वर्ष होने के बाद भी उस पद पे बना रह सकता है जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नया राष्ट्रपति न चुना जा सके। ठीक, तो इसमें वही बताया गया है, जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी कि नया उत्तराधिकारी जब तक न मिल जाए, पद न ग्रहण कर ले, पुराना राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत, कार्यकाल के बाद भी उस पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, वह इस पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, वह कितनी बार भी जो है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित किए जा सकते हैं। क्लियर? लेकिन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति का पद पर कितने बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं? सिर्फ 2 बार। क्लियर? अमेरिका में जो है राष्ट्रपति आप कितनी बार बन सकते हैं? 2 बार। लेकिन भारत में जो है, इंडिया में कितनी बार भी, चाहे आप कितनी बार भी अगर जीतते हैं वोट तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब देखते हैं महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। हमने देखा था कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ये हमने देखा था, लेकिन हमें नहीं पता कि महाभियोग कैसे लगाया जाता है। अब यही देखेंगे कि इम्पीचमेंट यानी महाभियोग जो है राष्ट्रपति के ऊपर कैसे लगाया जाता है। और इम्पीचमेंट कब किस में आता है? आर्टिकल 61, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के बारे में बताया गया है। जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 61 पढ़ेंगे, 61 पढ़ेंगे तो उसमें हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है। ठीक, तो अभी हम देखते हैं राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने, जैसे कोई राष्ट्रपति है संविधान का उल्लंघन कर देते हैं तो उसके ऊपर इम्पीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। जैसे अब उल्लंघन कैसे? हालांकि संविधान में संविधान का उल्लंघन करने का वाक्य जो है ये परिभाषित नहीं किया गया है। जो उल्लंघन है प्रक्रिया, संविधान का उल्लंघन, वह हमारे संविधान में विस्तार नहीं किया गया है, यानी बताया नहीं गया कि किस तरीके से अगर क्या गलती राष्ट्रपति करते हैं तो उसको हम माने कि यह संविधान का उल्लंघन है। ठीक, लेकिन अगर वो करते हैं तो फिर किस प्रकार उनको हटाया जाएगा? तो महाभियोग के आरोप जो होते हैं, जो इम्पीचमेंट के आरोप होते हैं, मतलब जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने ये गलती किया है तो इनको राष्ट्रपति से हटाया जा सके, तो ये प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन
किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी शुरू की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आप लोकसभा में करें या फिर राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में यह शुरू किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। फिर इस आरोपों पर जो आरोप लगाए गए हैं राष्ट्रपति के ऊपर, उस पर 1/4 सदस्यों के, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए अगर लोकसभा में यह लगाया जाता है आरोप कि राष्ट्रपति के ऊपर यह आरोप है और इनको हटाया जाए, ठीक है, महाभियोग लगाया जाता है, अगर लोकसभा में लगाया जाता है तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं 1/4 सदस्य, ठीक है, 1/4 सदस्य जिस सदन में आरोप लगाएंगे। क्लियर, जैसे वही बोल रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो उस सदन में लोकसभा में 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए, यानी कि हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति को है 14 दिन की नोटिस यानी 14 डेज का एक नोटिस भेजा जाता है कि हाँ आपके ऊपर इस सदन में जो है यह महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है या फिर यह आरोप लगाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव जो होता है, ठीक है, प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से पारित होके होने के पश्चात वह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिनमें उसकी जांच की जाती है। जो आरोप लगाए जाते हैं उन आरोपों की जांच की जाती है। क्लियर, अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के ऊपर हम आरोप लगाते हैं कि इन्होंने ये किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, ठीक है, तो हमने बोला कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों में हम शुरू कर सकते हैं, यह आरोप लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमने लोकसभा में, अगर यह आरोप हम लोकसभा में शुरू करते हैं, लगाते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में अगर लगाते हैं तो उस पर जो 1/4 सदस्य होते हैं, 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, यह आरोप साबित करने के लिए 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए। फिर इसको जो ये होता है प्रस्ताव होता है, एक प्रस्ताव फिर पेश किया जाएगा कि हाँ राष्ट्रपति के ऊपर यह आरोप जो है लोकसभा में लगाया गया है। तो लोकसभा क्या करेगा, एक प्रस्ताव देगा, उस प्रस्ताव पे प्रस्ताव को पारित करेगा। लोकसभा जो है उस प्रस्ताव को पारित करेगा, कितने लोगों से करेगा, उसको करेगा 2/3 सदस्यों के द्वारा। ठीक है, 2/3 सदस्यों से उसको पारित करेगा और यह पारित करने के बाद इसको जो है वह राज्यसभा यानी कि दूसरे सदन में, ठीक, यानी कि दूसरे सदन में जो भेजा जाता है। तो अगर हमने लोकसभा में यह आरोप लगाया तो उसको 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए। फिर 2/3 सदस्यों का बहुमत से पारित करके किसको, प्रस्ताव को पारित करके अगले सदन यानी कि जो राज्यसभा में उसमें भेजेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा में क्या होगा, अब इसको राज्यसभा में जब जाएगा तो राज्यसभा जो है उसको उनके ऊपर जो आरोप लगाएंगे उनकी जांच करेगा। ठीक है, उनकी जांच करेगा। क्लियर, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को हाँ उनको वो भी बताया था कि जैसे अगर उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है तो 14 दिन की नोटिस दी जाती है ताकि उनको जानकारी मिल जाए राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कौन से सदन में। ठीक है, राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने या फिर अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। जैसे कि जिस सदन में उनका आरोप चल रहा है तो उसमें वो उपस्थित हो सकते हैं और अपना जो मैटर चल रहा है उसको देख सकते हैं। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को जो जांच करता है उन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग की प्रक्रिया को अगर सही पाता है, जैसे हमने लोकसभा में लगाया है उनके ऊपर आरोप, फिर उसको 2/3 बहुमत से पारित करके प्रस्ताव को पारित करके राज्यसभा में भेजा था और राज्यसभा उस आरोप को सही पाता है। तो सही पाने के बाद उन पर महाभियोग का प्रस्ताव फिर राज्यसभा करेगा, उसमें 2/3 बहुमत पारित करेगा। ठीक है, 2/3 बहुमत
पारित करके राष्ट्रपति का प्रस्ताव पारित होने होगा और उसके बाद राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, यानी कि किसी भी सदन में उनका महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अगर मान लीजिए लोकसभा में लगाया गया है तो उस पर 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 1/3 सदस्यों का सिग्नेचर होने के बाद राष्ट्रपति को जो है 14 दिन की नोटिस भेजी जाती है। ठीक है, 14 दिन की नोटिस भेजी जाएगी। फिर उसको दूसरे सदन में यानी कि 2/3 सदस्यों के द्वारा उसको पारित करके, प्रस्ताव को पारित करके अगले सदन या फिर जो राज्यसभा होता है, अगर लोकसभा में लगाया तो राज्यसभा में भेज दिया जाएगा और राज्यसभा उस आरोप की जांच करेगा। ठीक, अगर जो अगला सदन है, जो राज्यसभा है, उस आरोपों को अगर सही पाता है तो सही पाने के बाद उनको महाभियोग की प्रक्रिया में प्रस्ताव पेश करेगा और प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से पारित करेगा। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित करने के बाद उनको उनके पद से हटा सकता है। लेकिन ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ। ठीक है, अभी इतिहास में जो है भारत के राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा कभी नहीं हटाया जा सका है, यानी कि कभी नहीं हटाया गया है। इस संदर्भ में 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। अब यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन हो जाती है और एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन बहुत पूछता है। यहाँ पे कौन सी बातें ध्यान देनी है, जैसे संसद के दोनों सदन, जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उसके जो नामांकित होते हैं, ठीक है, जो नामांकित सदस्य होते हैं, नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, जो नामांकित सदस्य होते हैं, जो कि नामांकित वहाँ पे कौन थे, नॉमिनेटेड मेंबर थे। ठीक है, सॉरी, इलेक्टेड मेंबर थे। जो राष्ट्रपति के चुनाव में थे वह इलेक्टेड मेंबर थे और यहाँ पे नामांकित यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर, राष्ट्रपति भी कुछ लोगों को जो है नॉमिनेट करते हैं सदस्य उसके पार्लियामेंट के लिए, तो उसको भी देखेंगे। तो संसद के दोनों सदनों, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नामांकित सदस्य होते हैं, जिनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिए थे, वो इस महाभियोग में यानी इम्पीचमेंट में भाग ले सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, राज्य विधानसभाओं के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके निर्वाचित सदस्य, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर, तथा दिल्ली और पौंडुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके विधानसभाओं के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वह भी इसमें प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्टेट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर, ये दोनों लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा जो है, राष्ट्रपति की पद की रिक्तता। राष्ट्रपति का पद जो है कब खाली हो जाता है या खाली कब हो सकता है, कौन कौन सी अवस्था में जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। तो या तो पहला हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है सिर्फ 5 वर्षों का होता है। तो इस पे क्या बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, यानी कि 5 वर्ष हो गया है उनका, तो उनको पद छोड़ना होगा। ठीक है, दूसरा होता है या फिर उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। ये भी हमने पढ़ा था कि 5 वर्ष के अंदर अगर कोई राष्ट्रपति चाहते हैं कि हम अपने 5 वर्ष पूरा होने से पहले इस पद को मुक्त कर दें, तो वह अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो दूसरा हमने देख लिया कि या तो वह त्यागपत्र अपना दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे, तो वह स्थान जो है खाली हो जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा था इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया से। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा के किसी भी सदन में लगाई जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा में, किसी में भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, और 1/4 का सिग्नेचर होके राष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस दी जाएगी, फिर उसको अगले सदन में भेजा जाएगा 2/3 बहुमत से पारित करके प्रस्ताव को। ठीक है, तो अगला सदन उसको जांच करेगा और अगर जांच कर लेता है, अगर उस आरोपों को सही पाता है अगला सदन, तो 2/3 बहुमत से
प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा महाभियोग। तो यह अभी हमने पढ़ा था कि 5 वर्ष पूरा होने के बाद 5 वर्षों का होता है उनका कार्यकाल, और त्यागपत्र दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और महाभियोग की प्रक्रिया से उनको हटाया जा सकता है। तो ये 3 तो हमने पढ़ा था। उसके बाद उनका पद और भी अन्य कारणों से खाली हो सकता है, यानी रिक्त हो सकता है। कैसे? या फिर उनकी अचानक मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस अवस्था में भी राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो सकता है। फिर देखते हैं अन्यथा, जैसे यदि वह पद ग्रहण करने, अगर जैसे वह पद ग्रहण करने के लिए अहर्रक ना हो, यानी कि कैपेबिलिटी, जो इनका क्वालिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, क्वालिफाइड नहीं होते हैं, इस अवस्था में निर्वाचन या फिर निर्वाचन अवैध घोषित होता है। ठीक, यदि पद रिक्त होने का कारण, अगर पद जो है, अगर जो प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है, अगर वह खाली है, अगर उसका कारण जैसे है, कारण क्या है? कार्यकाल का समाप्त होना है। जैसे 5 वर्ष अगर खत्म हो गए, ठीक है, 5 वर्ष खत्म हो गए, तो उसके तुरंत बाद नए प्रेसिडेंट के लिए चुनाव कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसमें यही हम देख रहे हैं कि कार्यकाल का समाप्त होने का हो तो उस पद की भर्ती के लिए उसके कार्य पूरा होने से पहले, ठीक है, पहले नया चुनाव कराना अनिवार्य होता है। यदि उसका पद मृत्यु, जैसे उनका पद अचानक मृत्यु हो गई, फिर उनका पद खाली हो गया। ठीक है, यदि राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन, ठीक है, त्यागपत्र या फिर निष्कासन अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति जो है नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के, जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है तब तक जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, उपराष्ट्रपति, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट है, उनकी अचानक मृत्यु हो गई, या फिर अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या फिर अचानक उनको निकाल दिया गया इम्पीचमेंट के द्वारा, लेकिन अभी तक तो नया प्रेसिडेंट चुना नहीं गया है, तो उस अवस्था में क्या होगा? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वह एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहेंगे। कब तक? जब तक कि नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, नया राष्ट्रपति जब तक चुन के नहीं आ जाते हैं, तब तक हमारे उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। क्लियर? और आगे देखते हैं, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, अगर मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रपति हैं, उनकी अचानक मृत्यु हो गई, या फिर अचानक उनको निकाल दिया गया, या फिर अचानक उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो अभी हमने क्या पढ़ा? अगर अचानक राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो फिर क्या होता है? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति, वो उस पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि अचानक त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति ने, और उस अवस्था में हमारे जो उप राष्ट्रपति हैं वो अभी उपस्थित नहीं है, उनका भी पद खाली है, तो अब कौन राष्ट्रपति बनेगा? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको इस पद पे बैठाया जाता है, उनको उस पद पे, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए ये भी नहीं है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये भी नहीं है, इनका भी पद खाली है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, इनको एज ए प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में देखें तो अगर राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ने अपना जो है त्यागपत्र दे दिया, तो खाली हो गया उनका पद। अब खाली होने के बाद किसको हम बनाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट का भी पद खाली है, तो उसमें उस अवस्था में क्या करेंगे? जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको बनाएंगे। लेकिन मान लीजिए उनका भी पद खाली है, तो किसको बनाएंगे? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो किसको बनाएंगे? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति का भी खाली रहा तो किसको बनाएंगे? मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, और इनका भी पद खाली रहा
तो वरिष्ठ न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका दिया जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं राष्ट्रपति के शक्तियां और कर्तव्य। राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य, यानी कि राष्ट्रपति जो हैं कौन कौन से कार्य करते हैं और उनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, राष्ट्रपति जो है सिर्फ नाम मात्र के कार्यकारी हैं। सारी शक्तियां तो जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ दूसरी शक्तियां हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। और कर्तव्य, जो इनके कार्य कौन कौन से कार्य होते हैं। तो भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य होते हैं, ठीक है। जो भारत सरकार के होते हैं शासन संबंधित कार्य, यह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। क्लियर। जैसे किसी दूसरे देश को अगर कोई प्रस्ताव देना है, कोई लेटर देना है या कुछ करना है, तो भारत की तरफ से नहीं जाएगा, किसकी तरफ से जाएगा? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है। उस पर प्रेसिडेंट लिखा रहेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। तो इसका मतलब जो सरकारी भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य होते हैं उसको राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। राष्ट्रपति जो है यह नियम बना सकते हैं ताकि उनके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हों, ठीक है। क्लियर। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना समझिए कि वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की, यानी कि मंत्रिमंडल जो होता है, ठीक है, अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं। फिर और किसकी नियुक्ति करते हैं? महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी का भी नियुक्ति करते हैं। और भी देखते हैं, राष्ट्रपति जो है बहुत लोगों का नियुक्ति करते हैं। तो पहले देख लिया हमने प्राइम मिनिस्टर के, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल, फिर वह जो है भारत के जो महानियंत्रक और महालेखा, यानी कि CAG, यहाँ पे देखते हैं CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया, CAG, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा उनके आयुक्त और संघ लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्यसभा के राज्यपालों यानी कि जो गवर्नर होते हैं, और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि राष्ट्रपति जो है कई लोगों की नियुक्ति करते हैं। तो किसकी करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। पहले वह नियुक्ति किसकी करते हैं, सीक्वेंस वाइज देखते हैं। तो वह जो करते हैं वह प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था? अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। फिर तीसरा हमने देखा महान्यायवादी यानी CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था फोर्थ, जो चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त तथा उसके जो आयुक्त होते हैं उनको करते हैं। फिर पांचवा देखा था UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ठीक। फिर साथ ही साथ राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, क्लियर। और जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति और उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो इतना हमने देखा कि किनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखते हैं वह अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग, जैसे अन्य पिछड़े OBC, SC और ST यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। इनके लिए एक अलग से आयोग की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। इसके लिए इन तीनों के लिए SC ST
और ओबीसी, इन तीनों वर्गों के लिए एक अलग से आयोग नियुक्त करते हैं। क्लियर, इनके पास यह शक्ति है। आगे देखते हैं वह साहित्य। अब देखते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वह कुछ लोगों को इलेक्ट भी करते हैं, ठीक है, सॉरी नॉमिनेट भी करते हैं। किसके लिए? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में दोनों के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के लिए। तो वही अभी देखेंगे कितने लोगों को और किस किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और कौन से जो है हाउस में किसको करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति जो हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े लोगों को जो होते हैं, ठीक है, समाज सेवा से जुड़े तथा अन्य व्यक्तियों में से जो जानकार व्यक्ति होते हैं उनको 12 सदस्यों को राज्यसभा में, ठीक, 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं और लोकसभा में कितने? 2 लोगों को। किसको? 2 लोगों को एंग्लो इंडियन या कि आंग्ली भारतीय समुदाय व्यक्तियों को करते हैं। तो कितने हो गए टोटल? यहाँ पे हो गए 40, ठीक है, यानी कि टोटल जो है 14 लोगों को यह नॉमिनेट करते हैं। किसमें? पार्लियामेंट में। अब इसमें से लोकसभा में कितने करते हैं, राज्यसभा में कितने को? तो लोकसभा में कितने को करते हैं? 12 लोगों को और राज्यसभा में 2 लोगों को। क्लियर। और ये जो लोकसभा में 12 लोग होते हैं कौन कौन से क्षेत्र से होते हैं? कला, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है, इन सब से होते हैं। साहित्य से जुड़े हुए लोग होते हैं। और ये 2 लोग जो होते हैं राज्यसभा में, ये 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। क्लियर, इनको नॉमिनेट करते हैं। फिर आगे देखते हैं वह संसद की बैठक बुला सकते हैं, यानी कि संसद की बैठक को बुला सकते हैं या फिर कुछ समय के लिए जो है स्थगित कर सकते हैं या फिर लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। जो लोकसभा की बैठक होती है उसको विघटित कर सकते हैं, ठीक है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का हवन कर उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जो ये अधिवेशन होता है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। इनके बारे में पढ़ेंगे जब हम आएंगे अगले टॉपिक पे। आगे देखते हैं इनकी बहुत सी शक्तियां हैं, बहुत से कार्य हैं, तो उनके बारे में सब देखते हैं। जो इनकी 10th पॉइंट है कर्तव्यों का, उसके बारे में देखते हैं। संसद के कुछ विशेष प्रकार के विधेयक होते हैं, ठीक, कुछ विशेष प्रकार के विधेयक होते हैं। उनको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। राष्ट्रपति का जो यानी कि एग्री होना जरूरी होता है। जैसे कि भारत की संचित निधि से खर्च, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की संचित निधि से खर्च से संबंधित विधेयक, या फिर राज्यों की सीमा परिवर्तन या फिर नए राज्य को बनाने में यानी निर्माण करने में। मतलब कि मान लीजिए किसी भी राज्य को कोई राज्य है, उसका जो बाउंड्रीज है दूसरे राज्य से, जैसे उसको बढ़ाना है या फिर घटाना है या फिर कोई नया राज्य बनाना है, तो उसकी अनुमति, सिफारिश जो है राष्ट्रपति की सिफारिश लेना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इसलिए संसद के कुछ ये विशेष प्रकार के विधेयक होते हैं जिनके लिए राष्ट्रपति का अनुमति आवश्यक होती है। अब देखते हैं यह विधेयक, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है, कोई भी विधेयक होता है हम जानते हैं कि संसद द्वारा पारित किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में उसमें चर्चा होती है, फिर विधेयक होता है और जब विधेयक जाता है तब जाके वह कानून बनता है, ठीक। तो देखते हैं जब कोई विधेयक, मान लीजिए कोई विधेयक है, वह संसद द्वारा पारित हो गया यानी पार्लियामेंट द्वारा पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पर देखते हैं कि हाँ ये विधेयक सही है क्या है, तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो उस अवस्था में क्या होता है, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं। यानी कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा जाता है संसद द्वारा पारित करके, ठीक है, अगर उनके पास भेजा गया तो वह अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, यानी कि वह बोल सकते हैं कि हाँ मैं एग्री हूँ, या फिर उस विधेयक को अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेते हैं, यानी कि जो विधेयक भेजा गया उसको अपने पास रख लेंगे और कुछ जवाब नहीं देंगे, या फिर विधेयक को वह वापस भेज सकते हैं संसद को ताकि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे या फिर अपना जो है उसमें चेंजेस करे। लेकिन यह
विधेयक को वापस नहीं भेज सकते। कौन सी अवस्था में? जब कोई भी विधेयक धन विधेयक हो, ठीक है, धन विधेयक। अगर धन विधेयक है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए उसको वापस संसद को नहीं लौटा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, कोई विधेयक जो है संसद द्वारा पारित हुआ, पार्लियामेंट द्वारा पारित हुआ, वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति तीन चीज़ करते हैं। क्या क्या करते हैं? वह विधेयक पे अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या फिर स्वीकृति नहीं देंगे, अपना वहीं पे रख लेंगे, ठीक है, विधेयक को। या फिर तीसरा काम करते हैं, उस विधेयक को वापस भेज सकते हैं, लेकिन वापस तभी भेज सकते हैं जब वह धन विधेयक ना हो। अगर धन विधेयक है तो उसको वापस नहीं भेज सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्य विधायिका द्वारा, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके द्वारा अगर कोई विधेयक पारित होता है तो उसको भी राष्ट्रपति, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल जब राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति इस पे भी अपने 3 विचार करते हैं। कौन कौन से? सुरक्षित रखता है, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं? देखिए, विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं अथवा अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेते हैं, सेम यही है। इसमें क्या होता है? राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक, यदि इसमें भी वही है, ठीक है, यदि धन विधेयक नहीं है तो उसको वापस नहीं कर सकते, लेकिन अगर धन विधेयक नहीं है तो उसको विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए इसी में विधेयक है, कोई विधेयक है, वो पारित हो गया संसद द्वारा और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति क्या बोलते हैं? अपना स्वीकृति दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं अपने पास रख लेते हैं तो यह माना जाएगा कि वह विधेयक जो है समाप्त हो गया वहीं पे, ठीक है, समाप्त माना जाएगा। और लेकिन अगर विधेयक को उन्होंने वो वापस भेज दिया संसद के पास, ठीक, सॉरी, पार्लियामेंट में भेज दिया वापस, फिर पार्लियामेंट क्या काम करती है? फिर उसको वापस भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी ही होगी। क्लियर? उसको दोबारा वापस नहीं भेज सकते। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उच्चतम व उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। ये भी हमने देख लिया। वह भारत के सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। जो आर्म फोर्सेस हैं, भारत की सैन्य बल, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के जो हैं सर्वोच्च सेनापति माने जाते हैं। राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। हम ये इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी जो लगाई जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपातकाल की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्तियाँ भी प्राप्त है, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के बारे में कि कौन कौन सी क्षमादान कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए। और कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।